नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। वर्मा गेस्ट पेपर कंप्यूटर साइंस क्लास 11 सेट टू का हम लोग हल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ब्लैंक फॉर इंटरनल ऑपरेशन। कंप्यूटर का जो पहला पीढ़ी था वो इंटरनल ऑपरेशन करने के लिए यानी प्रोसेसिंग करने के लिए क्या इस्तेमाल करता था? 1 वैक्यूम ट्यूब्स, 2 ट्रांजिस्टर्स, 3 इंटीग्रेटेड सर्किट या 4 नन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करता था। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज द। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? 1 कंट्रोल यूनिट, 2 एएलयू, 3 सीपीयू या 4 ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, परफॉर्मेंस वाइज डिजिटल कंप्यूटर्स आर हाउ मेनी टाइप्स। परफॉर्मेंस के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में या 1 भागों में? तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। तो 4 भाग कौन कौन से, ये भी याद रख लीजिएगा। डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या होता है? सबसे पहले आप यहाँ बात करें तो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, फिर होता है आपका मिनी कंप्यूटर, फिर आपका होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे आखिरी में आपका होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग ASCII हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ कैरेक्टर। अगर आप ASCII कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कितने बिट्स का रिक्वायरमेंट होता है? ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर होगा 8 बिट्स का रिक्वायरमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, F3A1 इन हेक्साडेसिमल इज ब्लैंक इन ऑक्टल। ठीक है, आपको बताना है कि ये F3A1 जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, ये ऑक्टल में बदलेंगे तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये हेक्स में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हेक्स को कन्वर्ट कीजिएगा आप लोग किस में? डेसिमल में। ठीक है, हेक्स को किस में कन्वर्ट कीजिएगा? डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? लॉन्ग प्रोसेस है। सेट नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हेक्स को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। ठीक है, और अगर आपको नंबर कन्वर्जन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हेक्स से डेसिमल में बदलेंगे और फिर डेसिमल से हम लोग आसानी से ऑक्टल में बदल लेंगे, क्योंकि हेक्स टू ऑक्टल का यानी हेक्स से ऑक्टल में डायरेक्ट जो है चेंज करने का कोई रूल नहीं है। आपको ये दो प्रोसेस से होकर के जाना पड़ेगा। फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 171641। काफी जो है बड़ा संख्या है, तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल से सवाल है। जो लोग प्रैक्टिकल थोड़ा सा कंप्यूटर पर किए होंगे उनको इसका उत्तर मालूम होगा कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कंट्रोल पैनल का हिस्सा नहीं होता है। 1 डिस्प्ले, 2 ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, 3 माई डॉक्यूमेंट या 3 डेट एंड टाइम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा माई डॉक्यूमेंट जो होता है वो कंट्रोल पैनल का हिस्सा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो। ठीक है, यह भी सवाल कंप्यूटर फंडामेंटल से है, प्रैक्टिकल सवाल है कि वो कौन सा की है जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपका जो विंडो है, एक्टिव विंडो है, वो रिफ्रेश होगा। इसका उत्तर होगा फंक्शन की F5। ठीक है, F5 को प्रेस करने से रिफ्रेश होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्पेशल ऑपरेटर इज यूज्ड इन वाइल्ड कार्ड। ठीक है, विच स्पेशल करेक्टर इज यूज्ड इन वाइल्ड कार्ड। बताना है आपको वो कौन सा करेक्टर है जिसका इस्तेमाल वाइल्ड कार्ड करेक्टर के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड नंबर, दैट इज 1 और 2। यानी ये जो एस्ट्रिक है ये भी एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये भी एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है। एस्ट्रिक का मतलब होता है 0 और मोर देन 0। ठीक है, 0 या 0 से अधिक, 0 से अधिक कितना भी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 कितना भी हो जाएगा, उतना करेक्टर होता है। और क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ओनली 1 करेक्टर, यानी एक क्वेश्चन मार्क एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एस्ट्रिक जो है 0 करेक्टर, 1 करेक्टर, 2 करेक्टर या एक से ज्यादा करेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, फुल फॉर्म ऑफ CDR। CDR का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका उत्तर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी फर्स्ट नंबर होगा इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10, कंसंट्रिक सर्कल्स ऑन द मैग्नेटाइज्ड सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज नोन एज। ये जो सवाल है ये आपका हार्ड डिस्क से है। ठीक है, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगा होता है वो एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है, और वो जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसमें बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। ठीक है,
कंसेंट्रिक का मतलब होता है सभी सर्कल का केंद्र एक होगा। ठीक है, तो ये जो सर्कल्स है इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ट्रैक। ठीक है, ये हर एक जो आप यहाँ पर ये जो सर्कल देख रहे हैं, हर एक सर्कल को क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द wrapping up of data and function together in a single unit is called। क्वेश्चन सी प्लस प्लस से है। सी प्लस प्लस में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक चैप्टर है आपके क्लास 11 में, छोटा सा चैप्टर है, उसमें थ्योरी ज्यादा है। उसी से संबंधित सवाल है कि डेटा और फंक्शन को आपस में रैप करना और एक सिंगल यूनिट बनाना, ये काम क्या कहलाता है? 1 इनहेरिटेंस, 2 पॉलीमॉर्फिज्म, 3 इनकैप्सुलेशन, या 4 नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाई। ठीक है, सी प्लस प्लस किन के द्वारा डेवलप किया गया? ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, कभी 11 में तो कभी 12 में, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। इस बार 2023 के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, और आपके 11 में भी ये पिछले साल आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा बजारने स्टॉपस्ट्रप, ये जो है सी प्लस प्लस के डेवलपर थे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। कह रहा है यहाँ पर कि कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए किसे डिजाइन किया गया है? वो कौन है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है? 1 सिस्टम यूनिट, 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या 4 यूजर। जैसे ही आप बात आता है कि कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करेगा, तो आपके दिमाग में आता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज। ये सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है। प्रोग्राम के इंडिविजुअल यूनिट को, छोटा सा जो इंडिविजुअल यूनिट होता है, छोटा सा जो पार्ट होता है प्रोग्राम का, किसी भी प्रोग्राम का सी प्लस प्लस में, वो क्या कहलाता है? 1 टोकन, 2 ऑपरेटर, 3 फाइल, या 4 डेटा। इसका सही उत्तर होगा टोकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सिंगल कोट्स के अंदर ए लिखा हुआ है, ये क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी 11 में तो कभी 12 में आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर हो, है ना, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कैरेक्टर हो तो उसे हम लोग कैरेक्टर लिटरल्स कहते हैं। और लिटरल को हम लोग जो है कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कैरेक्टर लिटरल भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोटिंग पॉइंट इज आल्सो नॉन एज। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है? 1 रियल कांस्टेंट, 2 एक्सपोनेंट कांस्टेंट, 3 फ्रैक्शनल कांस्टेंट, या 4 ऑल ऑफ दिस। यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और जो 3 है ना, वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का जो है प्रकार है, टाइप है। जबकि यहाँ सवाल ये बोल रहा है कि फ्लोटिंग कांस्टेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, रियल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 जो है, आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, और फिर इसका उत्तर भी सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कैरेक्टर कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस मस्ट कंटेन। एक कैरेक्टर कांस्टेंट जो है उसमें क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है कैरेक्टर कांस्टेंट में एक कैरेक्टर होना चाहिए। ऑप्शन 2 है मस्ट बी इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क, उसको सिंगल कोटेशन मार्क में जो है आपको लिखना है उस सिंगल कैरेक्टर को। ऑप्शन 3, 1 और 2 यानी दोनों, वन एक कैरेक्टर भी हो और सिंगल कोट्स के अंदर भी घिरा हुआ हो। और ऑप्शन 4, नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 15 में देखा था कि ए एक कैरेक्टर था, ठीक है, जिसको सिंगल कोट्स में लिखा था, वह कैरेक्टर कांस्टेंट था। यहाँ भी वही पूछ रहा है कि कैरेक्टर कांस्टेंट सी प्लस प्लस में क्या होता है, तो एक सिंगल कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स के भीतर गिरा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 18, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट इज नॉन एज। टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा, डेटा का टाइप को पहचानना, एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट, साथ ही साथ उस डेटा के साथ क्या क्या ऑपरेशन जुड़ा है, उस डेटा के साथ आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, ये चीज क्या कहलाता है? डेटा के टाइप को भी आइडेंटिफाई करना, साथ ही साथ ये भी बतलाना कि उस डेटा के साथ क्या क्या काम किया जा सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 डेटा फंक्शन, ऑप्शन 2 डेटा टाइप, ऑप्शन 3 डेटा हैंडलिंग, या ऑप्शन 4 नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 डेटा टाइप। दरअसल अगर आप जो है बुक पढ़ें, अपना जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक अगर पढ़िएगा, तो उसमें ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली डेटा टाइप का डेफिनेशन है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप, तो इसका उत्तर डेटा टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, 12 का चीज है ये। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यूजेस, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या इस्तेमाल करता है, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करता है? ठीक है, तो इसको रट जाइए। इसका पहला होगा डिवाइड एंड कनकर मेथड। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो डिवाइड एंड कनकर मेथड को इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 20, एस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। कैपिटल ए का एस्की वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर
पहले से बता देता हूँ। कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड का एस्की कोड कुछ इस प्रकार से होता है। कैपिटल का 65 है ना, कैपिटल बी का 66, ऐसे करते करते जो है कैपिटल जेड का 97 होता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर देख लिया, 90 होता है, 97 नहीं 90 होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कैपिटल ए का एस्की कोड क्या होगा, इसका उत्तर होगा 65 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑपरेटर इज यूज टू स्ट्रिंग टुगेदर सेवरल एक्सप्रेशन। वो कौन सा ऑपरेटर है, ध्यान से सुनिएगा, ऑपरेटर बोल रहा है, वो कौन सा ऑपरेटर है जो बहुत सारे स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है ना, बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी कह सकते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस को आपस में जोड़ता है ना। तो वन है कॉमा ऑपरेटर, टू है अर्थमेटिक ऑपरेटर, थ्री है रिलेशनल ऑपरेटर, फोर है कंडीशनल ऑपरेटर। इसका सही उत्तर होगा कॉमा ऑपरेटर। अगर आप बुक जा करके पढ़ेंगे तो कॉमा ऑपरेटर का डेफिनेशन ही यही होता है जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर आर ऑफर्ड बाय सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में रिलेशनल ऑपरेटर कितने होते हैं, इसका सही उत्तर होगा 6 होते हैं। आपको बताना है भाई कौन कौन सा होता है। तो देखिए, आपका ग्रेटर देन होता है, आपका लेस देन होता है, आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, आपका लेस देन इक्वल टू होता है, फिर से इक्वल टू होता है, फिर से नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू होता है। तो देखिए, एक दो तीन, तीन चार पाँच छः, तो टोटल 6 ऑपरेटर्स होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 23, अ सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए, अर्थमेटिक जैसे बोलते हैं तो जोड़ घटाव गुना भाग होता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग होता है। और एक मॉडुलस, देखिए इसका आंसर होगा, वो होगा 1 नंबर। ठीक है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का सेट है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोवाइड सी प्लस प्लस टू कंबाइन एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर कह रहा है कि सी प्लस प्लस में साधारण सा है कि सी प्लस प्लस में लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, तो इतना नहीं, बस इतना सोचिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा? आपका होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये 3 ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल सी प्लस प्लस में। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर का रेंज बताना है, तो इसका उत्तर होगा 0 से 255 अनसाइंड कैर का। वही अगर आपसे पूछता है कि कैर का रेंज बताइए, तो कैर का रेंज होता है -127 से लेकर के 128। लेकिन अनसाइंड जोड़ देते हैं है ना कैर के आगे, तो उसका रेंज हो जाता है 0 से 255। क्वेश्चन नंबर 26, हु गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। वो कौन है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है ताकि किसी प्रकार का काम हो। ठीक है, किसी प्रकार का काम हो, इसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ऑप्शन 1 इटरेशन, ऑप्शन 2 सिलेक्शन, ऑप्शन 3 सीक्वेंस, या ऑप्शन 4 स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट वो इंस्ट्रक्शन होता है जिसके आधार पर कार्य होता है, आपका कंप्यूटर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड बाय अ लेबल विद इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन को अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं, गंतव्य को अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं, तो इसमें से वो कौन है, ठीक है, जो इससे संबंधित है। फोर इच लूप, फोर लूप, गो टू स्टेटमेंट, या फिर आपका वाइल लूप। अगर आप गो टू पढ़े होंगे ना, तो उसमें लेबल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा गो टू स्टेटमेंट। प्रश्न संख्या 28, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इन। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है? फोर इच लूप में होता है, स्विच स्टेटमेंट में होता है, फोर लूप में होता है, नॉन ऑफ दिस होता है। तो देखिए, इसका जो इस्तेमाल होता है वो आपका स्विच स्टेटमेंट में होता है। सब सी प्लस प्लस का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट। एक इफ है, ठीक है, और आपका एल्स है। तो आप तो जानते हैं इफ लिख के क्या लिखते हैं, इफ लिख के आप कंडीशन लिखते हैं। और कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स का जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं दो कंडीशन पे बात हो रहा है। एक कंडीशन के ट्रू होने पर कोई स्टेटमेंट काम करेगा, एक कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरा स्टेटमेंट काम करेगा, लेकिन दो कंडीशन तो है। हाँ, लिखते कंडीशन एक है लेकिन दो कंडीशन पे काम हो रहा है, एक कंडीशन ट्रू होने पे, एक कंडीशन फॉल्स होने पर। तो पूछ रहा है कि इफ एल्स स्टेटमेंट में जो है आपको पॉसिबल कितने चॉइसेस मिलते हैं। तो दो चॉइस मिलता है, ठीक है, चाहे तो ये काम करेंगे चाहे तो ये काम करेंगे, तो उत्तर होगा 2।
क्वेश्चन नंबर 30, जंप स्टेटमेंट इज और आर, आपको बताना है इनमें से जंप स्टेटमेंट कौन सा है। वन गो टू है, टू कंटिन्यू है, थ्री ब्रेक है, या फोर ऑल ऑफ दीज है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ये सभी हैं। ठीक है, अगर आप किताब पढ़ते हैं, है ना, केस पेपर के आंसर पे मत जाइएगा। ठीक है, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। किताब में सब कुछ सही होता है, केस पेपर में बहुत सारा गलत भी होता है, कभी कभी इंटरनेट पे भी गलत मिल जाता है, तो किताब पे ज्यादा भरोसा करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक, ये सभी जो है आपके जंप स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज int a66 then how many document कैन इट स्टोर। अगर एक एरे है जो इस प्रकार से जो है डिक्लेयर किया गया है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में 6 है, एक दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में 6 है, तो पूछ रहा है आपसे कि इस एरे में टोटल कितने एलिमेंट स्टोर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख दिया है, यहाँ एलिमेंट होना चाहिए। हाउ मेनी एलिमेंट कैन स्टोर, यहाँ एलिमेंट होना चाहिए था। तो देखिए ये 2D एरे है, 2D एरे में ये जो पहला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रो, और ये दूसरा नंबर है इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और टोटल साइज बराबर होता है रो इंटू कॉलम, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो उत्तर होगा इसका 36 एलिमेंट स्टोर होंगे इस एरे में। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर मैंडेटरी पार्ट्स इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन के डिक्लेरेशन में क्या लिखना जरूरी होता है। वन, रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम, टू पैरामीटर और फंक्शन नेम, थ्री रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड पैरामीटर, या फोर नन ऑफ दिस। सी प्लस प्लस में फंक्शन चैप्टर से ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपके गेस पेपर में उत्तर गलत दिया हुआ था। अगर आपके पास गेस पेपर होगा तो इसका सही उत्तर होगा कि किसी फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करते हैं तो तीन चीजें लिखनी जरूरी होती हैं। पहला, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फिर फंक्शन का नाम क्या है, फिर फंक्शन का पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 33, विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन इज अपर, आपको बताना है कि इज अपर एक आपका लाइब्रेरी फंक्शन है, इसका संबंध कौन से हेडर फाइल से है। वन मैथ डॉट एच, टू स्ट्रिंग डॉट एच, थ्री सी टाइप डॉट एच, या फोर कोरियन डॉट एच। इसका उत्तर होगा सी टाइप डॉट एच। सी का फुल फॉर्म होता है करेक्टर, यानी करेक्टर टाइप डॉट एच। तो इज अपर का संबंध सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल से होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच फंक्शन इज नॉन एज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, आपको बताना है इसमें से किसे आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कहेंगे। ठीक है, वन वॉइड, टू एसक्यूआरटी, थ्री मेन, या फोर मैथ। तो इसका जो है सही उत्तर तो होना चाहिए एसक्यूआरटी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है क्योंकि ये मैथ डॉट एस के अंदर पाया जाता है, तो इसका उत्तर एसक्यूआरटी होगा। शायद गेस पेपर में मेन लिखा हुआ है, मेन नहीं कहेंगे, है ना, एसक्यूआरटी फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज फॉर इन्वोकिंग अ फंक्शन, बताना है आपको कि इसमें से वो कौन है जो फंक्शन को कॉल करने का तरीका है। वन, कॉल बाय वैल्यू, टू, कॉल बाय रेफरेंस, थ्री, वन एंड टू बोथ, या फोर, कॉल बाय फंक्शन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि वन एंड टू दोनों, यानी कॉल बाय वैल्यू मेथड भी होता है फंक्शन को कॉल करने का, और कॉल बाय रेफरेंस भी होता है। क्वेश्चन नंबर 36, यूनिरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, आपको बताना है इसमें से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11 12 दोनों के लिए। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, दो कोलोन, इसे ही हम लोग कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 37, विच लैंग्वेज प्रोवाइड्स यूज ऑफ फ्री फॉर्मेशन स्टाइल, ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको जो फॉर्मेशन स्टाइल होता है ना, फॉर्मेटिंग का जो स्टाइल होता है वो फ्रीली आपको देता है। इसका सही उत्तर होगा C++। क्वेश्चन नंबर 38, सिंटेक्स एरर आर कॉल्ड, सिंटेक्स एरर किसे कहते हैं। पहला, कंपाइलेशन एरर को कहते हैं, दूसरा रन टाइम एरर को कहते हैं, तीसरा कंपाइल टाइम एरर को कहते हैं, कंपाइल एरर को कहते हैं, और फोर्थ है वन एंड थ्री। तो देखिए कंपाइलेशन एरर बोलिए चाहे कंपाइल एरर बोलिए एक ही चीज है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ये वन और थ्री दोनों, यानी ये फोर नंबर। ठीक है, फोर नंबर होगा, वन एंड थ्री दोनों। क्वेश्चन नंबर 39, एग्रीगेट डेटा टाइप बिल्ड यूजिंग डेटा ऑफ अदर डेटा टाइप इज कॉल्ड, है ना। कह रहा है एग्रीगेट डेटा टाइप, यानी बहुत सारे डेटा टाइप को मिला करके जो है ना आप एक और डेटा टाइप बनाते हैं, वो क्या कहलाता है। वो उसका तो सही उत्तर होगा आपका स्ट्रक्चर कहलाता है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 सेट टू का, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैक्रोज आर देयर इन C++। ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। आपसे पूछा जा रहा है C++ में मैक्रो कितने प्रकार के होते हैं, इसका उत्तर होगा मैक्रोज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो ये था आपका सेट टू का हल। सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा क्लास 11 के लिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।